हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड ये जो वर्ड हैं प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, तो इससे बच्चे डर जाते हैं। बट टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें वर्ड है प्लानिंग। पहले हम देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। प्लानिंग बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं, जैसे हमने कोई आइडिया सोचा तो हम उसको सोचेंगे, थिंक करेंगे, देन फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे आपने सोच लिया कि भाई मेरे को शाम के 5 बजे पढ़ना है, तो आप पहले प्लान बनाएंगे कि ये सब्जेक्ट मैं निपटाऊंगा या निपटाऊंगी, एंड देन आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो दैट इज़ प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग के दो अप्रोचेस होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एक तो होता है सेक्टोरल प्लानिंग और एक होता है रीजनल प्लानिंग। ये क्या होता है? सेक्टोरल प्लानिंग होता है कि भाई जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हेल्थ का सेक्टर हो गया, इकोनॉमी का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, इरिगेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, या सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि भैया रोड बनेगी, इतनी इतनी रोड्स बनेंगी, इन एरिया में बनेंगी, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सेक्टोरल प्लानिंग, ठीक है। रीजनल प्लानिंग होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह तो है कि भाई मेट्रो है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मतलब बहुत ज़बरदस्त अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। और उसी कंट्री की दूसरी जगह पे ऐसा भी है कि जहाँ पे रोड भी नहीं है ढंग से कंस्ट्रक्ट, और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, बिजली तक नहीं आती है। ये रीजनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि एक ही कंट्री में एक जगह तो इतनी अच्छी और एक जगह ऐसी। ये रीजन को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं रीजनल प्लानिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब एक रीजन में चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, दैट इज़ रीजनल इम्बैलेंस। तो उसे रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि जब एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक स्टेट में, एक कंट्री में, एक एरिया में, जब कहीं पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, कहीं पे बहुत अच्छी सुविधा होती है और कहीं पे नहीं होती है। ये है रीजनल इम्बैलेंस। अब इस रीजनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं रीजनल प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग। इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, जिसको हम, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, और आपको पता भी चल जाएगा कि टारगेट एरिया प्लानिंग है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया है कि आपके पास 2 क्लासेस हैं और उन क्लासेस को आपको डेकोरेट करना है। अब एक क्लास में तो ऑलरेडी चार्ट वगैरह अच्छे खासे लगे हुए हैं, और दूसरी क्लास वो है जिसमें चार्ट वगैरह नहीं है और पेंटिंग भी अच्छी नहीं है। आप पहले क्या करेंगे? आप जिस क्लास में पेंटिंग वगैरह अच्छी नहीं हो रखी, चार्ट नहीं लगे, पहले उसे ठीक करेंगे, है ना। फिर अगर आपके पास टाइम होगा तब दूसरी क्लास में जाएंगे और उस क्लास को थोड़ा बेटर करेंगे जिसमें ऑलरेडी चार्ट है। टारगेट एरिया प्लानिंग वही होती है, आपने पहले टारगेट बना दिया उस क्लास को ठीक करने के लिए जिसमें जो अभी पीछे है ना, ताकि वो एक लेवल पर आ जाए। तो ऐसे ही हम एरियाज़ को टारगेट करते हैं, दैट इज़ टारगेट एरिया प्लानिंग। अब देखते हैं इसकी नीड क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी नीड क्या है? द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरिया, उन एरियाज़ के लिए प्लानिंग होती है विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह चुके हैं। जैसे कि हमने क्लास का एग्जांपल लिया था कि एक क्लास तो ठीक है और एक क्लास में चार्ट्स वगैरह नहीं है, तो उसे पहले हम डेकोरेट करेंगे ना। तो ऐसे ही जो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हम पहले उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन इट्स रिसोर्स बेस, कि वहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। बट रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, therefore sometimes resource rich region also remain backward. इट डिमांड टारगेट एरिया प्लानिंग। देयर आर सम रीजन जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। इस वजह से कुछ एरियाज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाते हैं और वो दे डिमांड टारगेट एरिया प्लानिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्स। अब रिसोर्स के अलावा हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरत है? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है। कोई एक एरिया है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसको आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है?
इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट विच इन टर्न हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। सो इससे क्या होगा कि एक जो रीजनल डेवलपमेंट है उसमें बैलेंस आ जाएगा, जैसे जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाएगा, और उसके फिर अपने कई बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि डेफिनेटली बात है, अगर एक कंट्री है जिसके हर एक एरिया अपने अपना एरिया जो है वो डेवलप होगा, तो ओवरऑल कंट्री भी तो डेवलप होगी, है ना, इसलिए। अब टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले। सो इंट्रोडक्शन है क्या, बेसिकली हिल एरिया, ये भी एक एग्जांपल है। सो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान, जैसे कि हमने अभी 5-year प्लान के बारे में पढ़ा। सो ये कब इनिशिएट हुआ था, 5th 5-year प्लान के अंदर आया था ये वाला कॉन्सेप्ट, हिल एरिया डेवलपमेंट वाला। इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर होते हैं, जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं ना, 15 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। उत्तराखंड के मिखिर हिल एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो इसके अंदर कवर होते हैं। अब इसका एम देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में एम क्या है। सो इसका एम ये है, हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्स ऑफ द हिल एरियाज़। इनके जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज है, इनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं इन एरियाज़ में, उनको ही यूज़ करना इनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्टेप्स क्या है, डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर, यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको डेवलप करना। हॉर्टिकल्चर को, प्लांटेशन को, एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। एंड आई होप कि आपको इन सारे टर्म्स का मतलब पता हो। अगर नहीं पता तो चलो मैं स्टिल मोटा मोटा बता देती हूँ। सो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स वगैरह उगाना, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना, पर प्लांटेशन थोड़ा लार्ज फार्म में होता है, और ज़्यादा डीप में मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझ लो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करना, पोल्ट्री भी वही होता है। फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, तो जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसे सेटअप करना। सो अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम के बारे में, और इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आपके बुक का है, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसी का क्वेश्चन है ये। हाउ डस, हमें शॉर्ट नोट लिखना है ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम पे, और ये कैसे, ये प्रोग्राम जो है वो कैसे हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, सो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैंने इसको आंसर के रूप में इसलिए करा ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि आंसर लिखना कैसे है पेपर में अगर आ गया तो, ठीक है। सो ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 4th 5-year प्लान। सो जो 5-year प्लान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारे होते हैं। सो ये जो प्रोग्राम आया था ये इनिशिएट हुआ था 4th 5-year प्लान के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव था ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रॉन एरियाज। मतलब जो लोग ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है, जहाँ पानी की कमी हो जाती है जिस ज़मीन पे, ठीक है। सो दैट इज़ ड्रॉट। सो ड्रॉट प्रॉन एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों को रोज़गार दिलाना इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। इट एम्फसाइज मतलब जोर देना ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर एक एरिया है जहाँ पे बहुत सूखा रहता है तो डेफिनेटली ये किन चीज़ पे ध्यान देगा, इरिगेशन पे। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाना, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का आना, रोड्स बनाना, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज, ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड करवाना। This program has played an important role in the development of dryland agriculture in India. So ये इस प्रोग्राम ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल किया था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकयार्ड एरिया रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। ये एक कमेटी है जिसने रिव्यू किया था इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को कि भाई कैसा परफॉर्मेंस किया। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बना दिया, एक्चुअल में इसको लागू किया गया नहीं, ये सब चीज़ें। फिर ये इसके आगे का है
It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sector with major focus on restoration of ecological balance. ये ऑब्जर्व किया गया कि इस प्रोग्राम में ये देखा गया कि डेवलपमेंट होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, और जो बाकी के सेक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब उसके जो अलाइड सेक्टर हैं. Growing population pressure is forcing the society utilize the marginal land for agriculture, causing ecological degradation. So population बढ़ती जा रही है और इस वजह से लोग बाग जो है वो मार्जिनल लैंड को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और इससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो बेकार होती जाती है. सो देयर इज़ नीड टू क्रिएट अ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रॉट प्रोन एरिया. सो उसके मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है. द अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट अ माइक्रो लेवल. The restoration of ecological balance between water, soil, plants and human and animal population should be basic consideration in the strategy of development of drought prone area. और ये जो रिस्टोरेशन है इकोलॉजिकल बैलेंस लाना, यानी कि पानी, मिट्टी, प्लांट्स, इंसान, जानवर, इन सब के बीच में एक बैलेंस लेके आना, ये एक स्ट्रैटेजी थी इस प्रोग्राम की. ये उसके आगे का ही है. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए थे 67 डिस्ट्रिक्ट थे. कुछ डिस्ट्रिक्ट पूरे थे और कुछ डिस्ट्रिक्ट आधे थे ऑफ कंट्री प्रॉन टू ड्रॉट. द इरिगेशन कमीशन 1972 में इरिगेशन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था क्राइटेरियन for 30% irrigated area and demarcated the drought prone area. और उन्होंने मार्क किया था ड्रॉट प्रोन एरिया को. द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान. ये कुछ एरियाज़ हैं कुछ स्टेट्स के, तो वो हम पढ़ने पड़ेंगे. राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ ठीक है, तेलंगाना का कुछ रीजन, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का. द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीज रीजन्स. सो अब हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमर रीजन. और इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है. विच सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर बीइंग एक्सपीरियंस बाय द इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू होने पर ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमर. तो हमें इन सब के इस भारमर एक रीजन है जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लागू किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो क्या सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन लोगों को मिले थे, यहाँ के लोगों को. सो वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो देख लो कि ये एरिया जो है ये कहाँ पर है. ये है हिमाचल प्रदेश में. भारमर ट्राइबल एरिया comprises Bharmar and Holi Tehsil of Chamba district of Himachal Pradesh. They were notified tribal area since 21 नवंबर 1975. इनको ट्राइबल एरिया बोला गया. कब से बोला गया? 21 नवंबर 1975 से. यहाँ पे कौन ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, कौन सी रहती है? तो वो है गद्दी. ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पे रहती है. They have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practice transhumance. तो ये क्या प्रैक्टिस करते हैं? ट्रांसह्यूमेंस. ये होता क्या है? बेसिकली क्या होता है ना, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी होता है कि बहुत जैसे शिमला या फिर शिमला तो नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब का अगर एरिया दिखाते हैं कोई मूवी में, तो एक छोटा बच्चा है या कोई भी है, वो बहुत सारे भेड़ बकरियों को लेके साथ चल रहे हैं. ठीक है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की मूवीज़ अगर होती है उससे रिलेटेड तो वहाँ पे दिखाते हैं ऐसे सीन. सो वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग. सीजनल मूवमेंट चलता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ चले जाएंगे अपने भेड़ बकरी जो भी इनके पास एनिमल है उसको साथ, और देन जब यहाँ पर मौसम बेटर हो जाएगा तो ये वापस आ जाएंगे. इस प्रैक्टिस को कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस. सो ये प्रैक्टिस कौन करते हैं? ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है गद्दी, ये लोग इसको
करते हैं, ठीक है। और इनकी जो डायलेक्ट है, इनकी जो बोलने का ढंग है वो है गदियाली, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन, पर जब ये लागू हुआ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स इन्हें मिले। कौन कौन से वो हम पढ़ते हैं। सो पहले एम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लागू हुआ था ये, इसका एम था क्या। इसका एम था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गदीज एंड नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भारमर एंड अदर एरियाज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो गैप है, मतलब इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। सो उस गैप को कम करना भी एक एम था और इनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। दिस प्लान लेड द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी एंड सोशल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी। इन ये एक्टिविटीज़ इनकी प्रायोरिटी थी। अब इनके सोशल बेनिफिट देख लेते हैं इन्हें क्या मिले थे। सो द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, किन किन चीज़ों की हुई थी। स्कूल्स की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब पीने लायक वाटर, यूज़ करने लायक वाटर, रोड्स की, कम्युनिकेशन की और इलेक्ट्रिसिटी की, इन चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी। ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था। इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी लेवल, दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन। अब इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं तो कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप हैज़ इंक्रीज इन भारमर रीजन। नाउ फ्यू पीपल प्रैक्टिस ट्रांसहुमेंस बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। सो अब यहाँ पे ये जो ट्रांसहुमेंस से बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह इतना नहीं जाते हैं, एक जगह सेटल हो गए हैं क्योंकि इन्हें स्कूल्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और ये कल्टीवेशन करते हैं पल्सेस और दूसरी कैश क्रॉप्स का। सो अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि भाई डेवलपमेंट ऐसी हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचे, यानी कि ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के नाम पे बुरी तरीके से पेड़ काट रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बर्बाद कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। ऐसी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो आज के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमें मदर नेचर ने दिया है वो उनको भी यूज़ कर पाए, फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर पाए, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर पेपर में आएगा तो आप इसे लिखेंगे कैसे। सो यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट्स। तो कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर और ये कब दी थी, 1987 में। द रिपोर्ट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, ये क्या कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स, वो डेवलपमेंट हो दैट मीट्स नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि जिससे जो हमारी अभी की नीड है वो फुलफिल तो हो जाए बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि ऐसा ना हो कि भाई डेवलपमेंट ऐसी हो जा रही है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। Sustainable development takes care of ecological, social and economic aspects of development during the present times and pled for conservation of resources to enable the future generation to use these resources. It takes into account the development of whole humankind which have a common future. अब हम बात करेंगे केस स्टडी की और वो है इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में है और इसका पहले इसका नाम था राजस्थान कैनाल, ठीक है। एंड ये सबसे बड़ी कैनाल है इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड। यानी कि भारत में सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको पहले राजस्थान कैनाल भी कहते थे। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड। ये आइडिया किसका दिया गया था, ये दिया गया था कन्वर सेन के द्वारा इन 1948 और फिर इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया ऑन 31 मार्च 1958।
ये कैनाल निकलती कहाँ से है, हारी के बैराज, मतलब एक डैम होता है वहाँ से। सो एक तरफ से आती है सतलुज रिवर, एक तरफ से आती है ब्यास, और यहाँ पे एक डैम है, यहाँ पे बनाया गया है ये कैनाल, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की गई है इस कैनाल की, पंजाब में है ये डैम जो है, बैराज जो है, ठीक है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पानी का फ्लो है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। इट रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर, और जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर से पैरेलल जाती है। और ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। सो इसकी लेंथ है 9060 किलोमीटर, और इसकी इरिगेशन दो तरीके से होती है। एक तो होती है लिफ्ट सिस्टम से, और एक होती है फ्लो सिस्टम से। सो फ्लो सिस्टम तो मतलब सिंपल सा है कि भाई यहाँ पे है ये हमारा मैदान है, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे पाइप डाल दिया और पाइप्स पे ऐसे जा रहा है, पाइप से पानी जा रहा है, सिंपल फ्लो सिस्टम है, ठीक है। लिफ्ट सिस्टम होता है जब पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी कि पानी का लेवल बहुत नीचे था तो उसको उठाया गया। जैसे कि यहाँ पे पानी है, सो कुछ यहाँ पे मोटर वगैरह लगाई गई और उसको उठाया गया, और यहाँ पे पंप लगाया ताकि पानी ऐसे फ्लो हो। सो लिफ्ट किया गया, उठाया गया, सो दैट इज़ लिफ्ट सिस्टम। सो यहाँ पे इरिगेशन कैसे होता है, 70% इरिगेशन होता है फ्लो सिस्टम से, और बाकी का जितना भी है वो लिफ्ट सिस्टम से होता है। लिफ्ट कैनाल में वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। ऑल द लिफ्ट कैनाल ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द, जैसे ये कैनाल जा रही है, सो उसकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम होता है, और यहाँ पे होता है फ्लो सिस्टम। सो एल से याद कर लो कि लेफ्ट बैंक पे जो लेफ्ट की साइड है वहाँ पे होता है लिफ्ट सिस्टम, और जो राइट साइड है वहाँ पे होता है फ्लो सिस्टम। अब इसके स्टेजेस देखते हैं, तो इसके दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 जो है वो कहाँ पे पड़ता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसका जो स्टेज 2 है, इट्स स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बरमर, जोधपुर, नागपुर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से ये कैनाल बनाई गई। It has influenced the environmental condition of the region both positively and negatively. सो पॉजिटिवली कैसे इन्फ्लुएंस किया, सो यहाँ पे हरियाली हो गई, हरियाली मतलब ऑब्वियसली अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा सो वहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो अच्छी होने लगी। इनफैक्ट यहाँ पे राइस और कॉटन जैसी फसलें भी उगाई गई। राइस और कॉटन ऐसी होती है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ऐसी फसलें तक यहाँ पे उगाई गई। लेकिन इसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। अब ये लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, मेजर ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। सो ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, वहीं से मैंने लिया है। सो हमें इनके मेजर्स बताने हैं। सो सबसे पहले है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, क्योंकि इसके 2 स्टेज बनाए गए हैं कि भाई ऐसा ना हो कि पानी वेस्ट हो जाए या क्रॉप्स पे वेस्ट हो जाए, या पानी इतना ज़्यादा हो जाए कि क्रॉप्स ख़राब हो जाए। सो इसलिए वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। से नो टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, सो इसका सेकंड है कि जो इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको अवॉइड करना। देन नेक्स्ट है CAD प्रोग्राम्स, सो मतलब कि जैसे कि लाइनिंग करना वाटर कोर्सेज की, ठीक है, एंड लेवलिंग करना वाटर की ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कैनाल वाटर का। देन नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, तो इसमें ये है कि ये चेक करना कि भाई वाटर लॉगिंग ना आ जाए। वाटर लॉगिंग मतलब ज़मीन में ज़्यादा पानी जब भर जाता है, और सॉइल सैलिनिटी ना हो जाए, यानी कि खारापन ना हो जाए। देन नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। देन नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सो ये ध्यान रखना कि उन लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जिन पास एक्चुअल में जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है।
देन लास्ट डेवलपमेंट ऑफ एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब की भी एक्टिविटीज़ हो वहाँ पे, और एक अच्छा खासा लिंकेज बने बिटवीन विलेजेस, बाकी विलेजेस में। सो ये था हमारा चैप्टर, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस बुक के बाकी के चैप्टर्स भी कवर हो रखे हैं, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।